नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सबको में। तो जो मैं आज आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो है पार्ट 22, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रियाएं, पोषण, अभिगमन, श्वसन एवं उत्सर्जन। ये मॉड्यूल 5 में आता है। सजीव जगत है जिसका नाम, और मैं आज इसका पहला भाग आपको पढ़ा रही हूँ। तो चैप्टर प्रारंभ करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाएं। और साथ में मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये। इस पर आप हमें किसी भी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा। और साथ में आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया जा रहा है जिसमें आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं। तो चैप्टर प्रारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जैव प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं। तो वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव भोजन लेते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा वेस्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तथा वातावरण में होने वाले परिवर्तनों या चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो वे सभी प्रक्रियाएं लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो जैव प्रक्रियाएं आप समझ गए होंगे। तो जैव प्रक्रिया में सबसे पहला है पोषण या न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले पोषण पढ़ने से पहले आप समझिए कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। यदि आपको 1-2 दिन खाना ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? आप थक जाएंगे, वो कमजोरी महसूस करेंगे। अगर आपको कुछ दिन खाना और नहीं मिलेगा तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? क्या आपकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी? आप कहेंगे शायद नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की ही आवश्यकता होती है। भोजन से हमें कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, यानी ऐसी सामग्री प्राप्त होती है जिससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है और साथ में हम स्वस्थ भी रहते हैं। इससे हमें शरीर की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा भी मिलती है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि भोजन के क्या कार्य हैं। तो भोजन का कार्य वृद्धि हो गया करना, दूसरा हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हो गया, और तीसरा सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा देने का कार्य भी भोजन का होता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जो भोजन हमें ऊर्जा देता है जिससे हमारी जैव प्रक्रियाएं जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन होता है। दूसरा है ये शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, टूटी फूटी और कोशिकाओं की मरम्मत में सहायता करता है और नई कोशिकाएं बनाता है। तीसरा है शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स के उत्पादन में भी ये सहायता देता है। तो ये हो गया भोजन का कार्य। अब पोषण किसे कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो देखिए, न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करता है, फिर भोजन को साधारण रूप से चेंज करता है एक ऐसे रूप में जिसे हमारा शरीर अवशोषित कर सके। फिर इस अवशोषित होने वाला रूप है उसका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करता है। तो पोषण में 3 चीज़ें आ गई: भोजन को प्राप्त करना, उसको उस रूप में बदलना जिसे शरीर हमारा एब्जॉर्ब कर सके, और फिर इस रूप से आवश्यक पदार्थों को शरीर के आवश्यक पदार्थों को बनाने में सहायता करना। तो ये पोषण में आया। अब देखिए, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जीव जंतु जो होते हैं वो पौधों या और जंतुओं को खाते हैं। तो पोषण के 2 मुख्य प्रकार हैं: स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी स्वयं भोजन बनाना। तो हरे पौधे, एल्गी या शैवाल तथा कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया के द्वारा। तो इस तरीके के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं, तथा ऐसे पौधों को या ऐसे शैवालों को या जीवाणुओं को स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो इस तरीके से स्वपोषी पोषण को हम इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और जो ये स्वपोषी पौधे होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला के उत्पादक हैं, क्योंकि खाद्य श्रृंखला के जितने भी जीव हैं वे सभी भोजन के लिए इन पर निर्भर करते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला के उत्पादक कहलाते हैं स्वपोषी जीव जो होते हैं, जिसमें हमारे हरे पौधे आ गए, एल्गीज आ गए और कुछ जीवाणु आ गए। दूसरा है विषम पोषी पोषण। विषम मीन्स भिन्न, पोषण पोषी मीन्स भोजन, यानी भिन्न भिन्न पोषण के जिसमें तरीके हों वो विषम पोषी पोषण कहलाया जाएगा। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उनको विषम पोषी जंतु या जीव कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। और उनकी जो पोषण की विधि होती है, उनकी जो भोजन लेने की विधि होती है, उसको हम विषम पोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। विषम पोषी जो पोषण है उसके भी विभिन्न प्रकार हैं। पहला है होलोजोइक। तो होलोजोइक में 3 प्रक्रियाएं आती है: भोजन को ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना और फिर उसका अवशोषण करना, जैसा मनुष्य में होता है, जैसे हम लोगों में होता है। हम भी विषम पोषी हैं और हम में भी इसी तरह होलोजोइक पोषण होता है। पहले भोजन को ग्रहण करना है, फिर उसका पाचन करना है, फिर उसका अवशोषण करना है। दूसरा टाइप है परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो क्या आपको कभी सिर की जूं या खटमल ने काटा है? क्या आपके शरीर में कभी छोटे छोटे कीड़े या बड़े कीड़े पेट में आपने पाए गए हैं? आप कीड़े की दवाई भी खाते होंगे। तो ये जीव क्या करते हैं? ये जो जीव है, जो मैंने अभी आपको बताया, जूं है, खटमल है या जो कृमि है जो पेट में पाए जाते हैं हमारे, तो ये क्या करते हैं? ये इस तरीके के जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं। ऊपर इन द सेंस जैसे जूं या खटमल है, ऊपर रहते हैं शरीर के, ये शरीर के ऊपर से खून को चूसते हैं। और कुछ जो है शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे पेट के कीड़े हैं, और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके के जीवों को परजीवी या पैरासाइट कहते हैं, तथा इनका जो पोषण लेने का तरीका है उसको परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तीसरा प्रकार है विषमपोषी का मृतपोषी पोषण या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कि कभी कभी, विशेष रूप से बरसात के दिनों में, आपके चमड़े के जूते जब गीले हल्के सीलन वाले होते हैं या बेल्ट है, तो उनमें सफ़ेद धागे जैसी संरचनाएं दिखती हैं। तो ये जो सफ़ेद धागे जैसी संरचनाएं हैं ये फंजाई है, या हम इसको फफूंद भी कहते हैं जनरल भाषा में। केवल ये उन्हीं पदार्थों पर उगते हैं जिनसे आहार प्राप्त करते हैं। और आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि ये सड़ी गली चीज़ों पर ही, यानी डेड पार्टिकल्स पर ही उत्पन्न होते हैं। जैसे भंडारित भोजन है, लकड़ी है, चमड़ा है, सड़े गले प्लांट्स के अवशेष हैं, उन पर ही ये उत्पन्न होते हैं। इनके उदाहरण है कुकुरमुत्ते या मशरूम बोलते हैं जिसे, और ब्रेड में लगने वाली फफूंद आपने देखी होगी। कुकुरमुत्ते आपने देखे होंगे सफ़ेद रंग के छाता नुमा संरचना होती है। तो ये भी मृतपोषी होते हैं। ये भी सड़ी गली सीलन युक्त जगहों पर उत्पन्न हो जाते, पैदा हो जाते हैं, लकड़ी में उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी तरीके से ब्रेड जब सड़ जाती है तो उसमें ग्रीन वाइट कलर के ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, जब फफूंद वो पैदा हो जाती है। तो ये जितने भी जीव हैं ये क्या है? मृतपोषी हैं और इनका जो पोषण है वो मृतपोषी पोषण है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके से मृत अथवा सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को मृतपोषी कहा जाता है। और मृतपोषी मृत तथा सड़े गले पदार्थों को विघटित करते रहते हैं और पर्यावरण को इस तरीके से शुद्ध करते हैं। अब है पौधों में पोषण क्या होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है? तो पौधों में पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो सबसे पहले समझिए प्रकाश संश्लेषण होती क्या है। शाब्दिक अर्थ में अगर हम जाए तो 2 शब्दों से मिलकर बना है ये फोटो, यानी प्रकाश संश्लेषण। फोटो
सिंथेसिस। फोटो मीन्स प्रकाश, लाइट। सिंथेसिस मीन्स बनाना या निर्माण करना। तो दोनों शब्दों का अर्थ हो गया प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिनके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सम्मिलित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निकलती है जो हमारे पर्यावरण को लगातार शुद्ध करती रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण ही ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को देखिए हमने दिखा रखा है 6CO2 + 12H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिले किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो उन्होंने ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण किया, ग्लूकोज का निर्माण किया जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 और साथ में जल बनाया और ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निर्गत हो गई इस अभिक्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। जब आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समझ में आ गई तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से घटक कार्य करते हैं यानी किन किन घटकों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए पौधों में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही ये अभिक्रिया होती है। प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया पत्तियों की कोशिका में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और पौधों का रंग भी हरा किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है और क्लोरोफिल ये जो है ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है। तो पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के वजह से होगा और ये क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और यही प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को सोखने का कार्य करता है। तो सबसे पहला घटक या कच्ची सामग्री हो गया क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ही सौर ऊर्जा के रूप में अवशोषित करता है यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो दूसरा कच्ची सामग्री है सूर्य का प्रकाश। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। क्लोरोप्लास्ट में ही कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर बहुत से एंजाइमों की सहायता से शुगर का निर्माण करते हैं जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री। अब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहली चरण को हम कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया और दूसरे को हम कहते हैं अप्रकाश अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश यानी प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है और यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है और अप्रकाश अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, करता है पेड़ पौधे जो हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में होती हैं।
तो प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती रहती है। तो प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में दो चरण होंगे, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पादों का क्या होता है। अभी मैंने आपको अभिक्रिया में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है। या तो कोशिकाएं इस ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं या फिर इसे स्टार्च के रूप में परिवर्तित कर उसको स्टोर कर लेती हैं। और जो दूसरा अंतिम उत्पाद होता है वो होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इस प्रकार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो अंतिम उत्पादों का मैंने आपको बता दिया, एक ग्लूकोज है और एक है ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज को या तो कोशिकाएं यूज कर लेंगी या फिर उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करेंगी, और दूसरा ऑक्सीजन है जो वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, जो वातावरण के शुद्धिकरण का कार्य करेगा। अब आता है टॉपिक प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो जीव जंतुओं को भोजन ही नहीं मिलेगा, तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कारण ही सभी जीव जंतुओं को भोजन मिलता है। दूसरा पॉइंट है, जीव जंतुओं के श्वसन के कारण जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर एटमॉस्फेयर में ही अगर रहेगी तो क्या होगा, वातावरण अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में एक कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग होती है। यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रयोग में लाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की इस तरीके से वातावरण से वातावरण से वो निर्मुक्त होती रहती है, मतलब वहाँ से उसकी कमी होने लगती है और वातावरण शुद्ध रहता है। इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न ऑक्सीजन है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया के पश्चात जो ऑक्सीजन पैदा होती है, उत्पन्न होती है, वह क्या होती है, वो श्वसन के लिए उपयोगी होती है और हमारे द्वारा श्वसन में प्रयोग की जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन भी एटमॉस्फेयर में बना रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए आप मेरी नई वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।